हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से न्यू किंग्स आए है ना, और उनका किंगडम्स वगैरह कैसा क्या रहा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो कब की बात हो रही है? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 700 AD, मतलब हर्षवर्धन की डेथ के बाद। कब? 700 AD में हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू सेवरल स्मॉल स्टेट्स, मतलब जो इनका एम्पायर था वो कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया, और किंगडम्स जो थे वो भी डिवाइड हो गए। द स्टेट्स एंड द किंगडम्स वेयर रियरली एट पीस विद वन अनदर, विथ ईच ट्राइंग द कंक्वायर ऑफ अदर्स, मतलब जो इनके कई सारे जो ये जो राजा थे, हर्षवर्धन राजा थे 700 AD में, जब वो उनकी डेथ हुई तो उनका जो राज्य पार्ट था है ना, वो छोटे छोटे मतलब जो इनके अधिकार में पहुंचा तो वो कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया है ना। और यहाँ पे लिखा है कि जो किंगडम है वो वांटेड टू बिल्ड अ बिग एम्पायर, जो किंगडम्स थे है ना वो क्या चाहते थे, एक बड़ा एम्पायर तैयार करना चाहते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी वेरियर्स ऑफ chieftains came to power under the kings. They were called सामंतास एंड सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो ये मतलब कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं कि जैसे, या फिर नॉर्मली भी देखते हैं कि यदि कोई राजा मर जाता है या कोई का फैमिली का जो हेड मर जाता है तो प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और सब एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं पॉलिसीज। तो इस टाइप से जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन राजा जब एक्सपायर हो गए तो उनके बाद जो स्टेट्स में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में जो उनका स्टेट डिवाइड हो गया, तो उसी टाइप से वो जो एम्पायर में कई सारे जो सामंताज जिन्हें बोलते हैं, मतलब जो जिनके अंडर में, जिन राजाओं के अंडर में जो पावर होती थी उन्हें सामंताज सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और वो क्या करना चाहते थे, ब्रोक अप अवे फ्रॉम देम टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स। वो सारे राजाओं को मारकर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे, मतलब वो सारे किंगडम को हड़प कर एक बिग एम्पायर तैयार करना चाहते थे। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन कौन सी स्ट्रगल हुई, तो ट्रिपार्टिट स्ट्रगल हुई। ट्रिपार्टिट स्ट्रगल क्या है, तो हम पढ़ेंगे द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल development in northern India during the period of King Harshvardhana was Kannauj. Since it was accessible by the river Ganga and Yamuna, its location enabled to trade relations. There was a long battle between Gurjaras and Rajputas and the Palas to control Ganga Valley in general and Kannauj in particular. This struggle too known as tripartite struggle by the historians. मतलब इस टाइम क्या हो रहा था, जो हर्षवर्धन राजा थे वो कन्नौज में उनका क्या चल रहा था, बहुत डेवलपमेंट चल रहा था। ये कन्नौज कहाँ था, गंगा रिवर और यमुना रिवर के पास था। इसका लोकेशन ट्रेड रिलेशन के नाम से ज़्यादा फेमस था। ठीक है, और इनने क्या कर लिया था, जो मतलब जो इनके अंडर में थे, जैसे मराठा के बारे में, तो मराठा पेशवा वगैरह, तो मराठा पेशवा के बारे में चलती थी। तो हर्षवर्धन के राज्य में कौन कौन से फेमस थे, गुर्जराज, राष्ट्रकूटास और पालाज, है ना, ये राजा थे, ये ज़्यादा फेमस थे। इन तीनों जो राजा थे, गुर्जराज, राष्ट्रकूटास और पालाज ने इन्हें गंगा वैली पे कंट्रोल कर लिया है ना, और कन्नौज पर भी अपना कब्जा जमा लिया है ना। और कब्जा जमाने की जो स्ट्रगल है, इसे कौन सी स्ट्रगल बोली जाती है, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल बोली जाती है। मतलब इसे हिस्टोरियंस कौन सी स्ट्रगल बोलते हैं, ट्रिपार्टिट स्ट्रगल बोलते हैं, क्योंकि ये ट्री पार्टी जो है, मतलब गुर्जरा, राष्ट्रकूटास और पालाज ने इनने गंगा वैली पर, कन्नौज पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है, बताया गया है कि गुर्जरा प्रातिहारास कौन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, गुर्जरा केम टू इंडिया विद द हुन्स, मतलब जो गुर्जराज हैं है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनको वो उस नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप से जो लोग थे उनको गुर्जरा मतलब कास्ट से थे, तो इसलिए वो कहाँ से आए थे, इंडिया में आए थे। वालिक ट्रिबल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, कब आए थे ये, एंड ऑफ 5th century AD में,
ठीक है। तो उनने क्या किया, स्टेबलाइज किंगडम इन पंजाब एंड साउथर्न राजस्थान। उनने अपना जो किंगडम है वो कहाँ स्थापित कर लिया था, पंजाब और साउथर्न राजस्थान में। हुइन त्सांग विजिट करने आए थे जब इंडिया में 7th सेंचुरी एडी में, तो बाय दिस टाइम दे वर कंसिडर्ड क्षत्रियज ऑफ India origin. The Pratiharas were one of the most powerful various Gurjara clans. They stabilized an empire known as Gurjara Pratiharas. मतलब जब हुइन त्सांग आए थे इंडिया में तो उन्होंने देखा कि जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। तो क्षत्रियों के कारण इंडिया ओरिजिन हुआ है ना। इसके कारण जो प्रातिहाराज थे वो कैसे थे, मोस्ट पावरफुल थे, किससे, गुर्जरा क्लेन्स में, है ना। तो यहाँ लिखा है इसलिए उनके कारण जो गुर्जरा प्रातिहाराज हैं उनने इंडिया में क्या कर लिया, स्टेबलाइजमेंट कर लिया, अपना अधिकार कर लिया और वो क्या बन गए, राजा बन गए। ठीक है, तो गुर्जरा प्रातिहाराज या ये समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो गुर्जरा हैं वो इंडिया में कब आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। कब आए थे, 5th सेंचुरी में आए थे, है ना। उनने पंजाब और साउथर्न राजस्थान पर अपना कब्जा कर लिया, मतलब युद्ध करके उनने कब्जा किया होगा। ठीक है। फिर हुइन त्सांग जब विजिट करने आए थे इंडिया में, हुइन त्सांग कौन है, ये चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ ट्रैवलर हैं। ये जब इंडिया में आए थे, इंडिया को विजिट करने 7th सेंचुरी एडी में, तो उन्होंने देखा कि जो क्षत्रिय होते हैं वो इंडियन में बहुत मतलब इंडिया में बहुत पावरफुल होते हैं। और जो पावर किस में देखी गई, क्षत्रिय की पावर उनने प्रातिहाराज में देखी, जो कि गुर्जरा क्लेन्स के मेंबर थे, है ना। इसलिए उनने क्या किया, जो गुर्जरा प्रातिहाराज हैं उनने अपना इंडिया में कब्जा कर लिया और वो अपना एक एम्पायर, मतलब वो क्या तैयार कर लिया, एक राज्य चलाने लगे। ठीक है। अब द चामनाज और चौहान्स, चौहान कौन होते हैं, तो चामनाज वेयर लेटर नोन एज चौहान्स। चामनाज को कुछ टाइम बाद किस नाम से जाना जाने लगा, चौहान के नाम से जाना लगा। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोवाका इन 18th सेंचुरी। इस जो इनकी डायनेस्टी थी ये कब, 8th सेंचुरी में फेमस हुई। चौहान ने कहाँ पर रूलर किया, दिल्ली में और अजमेर में। जो चौहान जो थे, चौहान राजा थे, वो कहाँ पर उनका राज्य था, दिल्ली और अजमेर में। दिल्ली एंड अजमेर वेयर 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चामनाज। मतलब दिल्ली और अजमेर जो 2 फेमस सिटी हैं उन पर किसका अधिकार चलता था, चौहान का। चौहान कौन थे, राजा थे। चौहान राजा का अधिकार कहाँ चलता था, दिल्ली और अजमेर में। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, अब इसमें कौन चौहान थे, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान 3rd आए, जो कि 1168 से 1192 तक रहे। वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। ही असेंड द थ्रोन ऑफ अजमेर एट द एज ऑफ 14। वो अजमेर में कब राजा बने या उनने कब अपना वो राज्यपाट चलाया, जब उनकी एज कितनी थी, 14, मतलब 14 ईयर्स की एज में वो एक राजा बन गए थे। ही मेड मैनी कंक्वेस्ट, ही कंक्वेर्ड मैनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड बुंदेलखंड। उनने कई सारे राज्यों को जीता और कई सारे राज्यों पर, राजस्थान और बुंदेलखंड के कई सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमाया, है ना, अधिकार किया या जीता। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान 3rd जो थे बहुत पावरफुल थे, उनने 14 ईयर्स की एज में राज्य कर लिया और उनके जो राजस्थान और अजमेर बुंदेलखंड में उनने कई सारे स्टेट्स में अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना राज्य चलाया, ये भी बोल सकते हैं। उनके अचीवमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे तो उनने क्या क्या, चंद्रबरदाई जो कि फेमस बुक है ना, और पृथ्वीराज रासो, इनमें भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम रूलर, मतलब जो मुस्लिम रूल की नींव रखी थी, तो लिखा है पृथ्वीराज चौहान रिजल्टेड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। यहाँ पर आप लोग को मोहम्मद गोरी के बारे में बताया गया है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम। ये छोटे किंगडम्स के रूलर थे, है ना, जिसमें अफगानिस्तान और जनरल अंडर द गोरी डायनेस्टी, मतलब गोरी डायनेस्टी के अंदर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के स्मॉल किंगडम के रूलर थे।
ही इन्वेडेड इंडिया, नॉट ओनली द प्लंडर वेल्थ ऑफ इंडिया बट स्टेबलाइज मुस्लिम रूल इन इंडिया। इनने मुस्लिम जो रूल है उसकी स्थापना की, उसको यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस किया। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान वॉज अ कंटेम्प्ररी टू घोरी। इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। जब पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद घोरी से युद्ध हुआ, कब? 1191 में। तो इसको कब हुआ था ये? 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन हुआ था। जो इस युद्ध को, मतलब इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन, है ना। ताराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट लड़ाई हुई थी कब? 1191 में। तो मोहम्मद घोरी क्या हो गए थे? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो गए थे मोहम्मद घोरी से। इन द बैटल घोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विथ ब्लीडिंग वाउंड्स, but the very next year 1192 he defeated पृथ्वीराज चौहान in the सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन। मतलब जब 1192 में सेकेंड बैटल हुई थी तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे? मोहम्मद घोरी से। ठीक है। पृथ्वीराज वॉज कैप्चर्ड अल्टीमेट एक्सिक्यूट, मतलब पृथ्वीराज को पकड़कर उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? कैद कर लिया गया था। दिस डिफीट इज रिगार्डेड टर्निंग पॉइंट इन इंडिया हिस्ट्री बिकॉज इट रूल्ड इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। In the year 1206 मोहम्मद घोरी वॉज मर्डर्ड। 1206 ईयर में मोहम्मद घोरी का क्या हो गया था? मर्डर हो गया था। हिज टेरिटरी इन नॉर्थन इंडिया वॉज लेफ्ट इन द कंट्री ऑफ जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इनकी इकोनॉमी दी है, इन्हें क्या क्या अर्न किया। तो इनके सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन किससे होती थी? यहाँ के लोगों को, मतलब मोहम्मद घोरी के राज्य में सबसे ज़्यादा लोगों को किससे इनकम होती थी? एग्रीकल्चर से होती थी। ठीक है। लोग इरिगेशन पर्पस से में इसका यूज़ करते थे, मतलब जो खेती होती थी उसमें इरिगेशन पर्पस से भी यूज़ होता था। और आर्टिसंस जो हैं वो टेक्सटाइल बनाते थे, मतलब सिल्क के टेक्सटाइल्स बनाते थे, कॉटन एंड वूल के भी टेक्सटाइल्स बनाते थे। तो इस टाइम पे मेटल वुड वर्क ज़्यादा फेमस थे, है ना। लोग क्या चाहते थे? कई सारे जो प्रोडक्शन होता था उसकी अच्छी क्वालिटी चाहते थे, है ना। जो भी प्रोडक्शन होता था, इकोनॉमी मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, है ना। हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी इकोनॉमी हो तो इकोनॉमी मतलब पैसों से रिलेटेड। अब इनकम कैसे होगी? तो इनकम किससे होती थी? एग्रीकल्चर से। वुड वर्क होता था, है ना। और टेक्सटाइल्स जो होते थे, कॉटन एंड वूल का जो टेक्सटाइल होता था उससे भी इनकम होती थी। तो इस टाइप से जो ट्रेड्स थे वो अदर कंट्री से भी लिंक्ड थे, है ना। जो व्यापार थे वो दूसरी कंट्रियों में भी चलते थे, जैसे वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसमें एक्सपोर्ट किया जाता था टेक्सटाइल्स का, मेटल्स का, वुडवर्क का, स्पाइसेस का, है ना। तो द इम्पोर्टेंट हाइब्रिड हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। अब यहाँ पे रिलीजन दिया है, तो सबसे ज़्यादा रिलीजन मतलब धर्म, तो लोग कौन से धर्म से रिलेटेड थे, कौन सा धर्म यहाँ पे फेमस था? तो हिंदू धर्म के रिलीजन सबसे ज़्यादा थे यहाँ पे, है ना। जिसमें लॉर्ड शिव, विष्णु एंड शक्ति, है ना, मतलब जो देवी जी होती हैं, है ना, उनको भी यहाँ पे पूजा जाता था। वे वर्शिप्ड, है ना, मतलब यहाँ पे पूजा होती थी किनकी? लॉर्ड शिव, विष्णु एंड शक्ति की। पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर्शिप्ड बुद्धा एज गॉड, मतलब जो ईस्टर्न इंडिया के जो पीपल थे वो किसको मानते थे? बुद्ध भगवान की पूजा करते थे। भक्ति मूवमेंट में साउथ स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, द सेंट्स स्प्रेड मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड डिवोशन टू गॉड। मतलब भक्ति मूवमेंट जब चलता था तो कुछ संत वगैरह होते हैं वो भक्ति में ज़्यादा, मतलब भगवान के प्रति लोगों में ज़्यादा आस्था श्रद्धा जगाते हैं। तो इसी टाइप से जो नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो संत वगैरह थे वो मैसेज करते थे, लोगों को बताते थे कि भगवान के प्रति क्या रखो, भक्ति करो, आपस में भाईचारा हो, प्यार से रहो, है ना। तो इस टाइप से ये रिलीजन हो गया। यहाँ पे आप लोग को सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बताया गया है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में आ जाएगा आपका, मतलब जो भी इनकम वगैरह होती है, तो गवर्नमेंट को इनकम किससे होती है? टैक्स से होती है ना।
अब गवर्नमेंट को इनकम जब रेवेन्यू मतलब जब हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, है ना। हर चीज़ से रिलेटेड, रोड टैक्स, लैंड टैक्स, है ना, हाउस टैक्स वगैरह जो लगता है तो वो हम लोग टैक्स भरते हैं जब सरकार के लिए। तो सरकार हमें जो भी सुविधाएं देती है, जो भी फैसिलिटीज़ देती हैं, वो हमें जो हमारा टैक्स हमने जो सारे लोगों ने टैक्स पे किया है वही टैक्स जब गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है, कई सारी सुविधाएं दे देती है। जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, ब्रिज, रोड, डैम्स वगैरह जो है वो बनवाती है। तो किस बेसिस पे बनवाती है, वो लैंड जो हम लोग से टैक्स पे कर रही है वो। तो इस टाइप से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे या चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी एम्परर थे, राजा महाराजा थे, तो उनको इनकम कहाँ से होती थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू और टैक्स वगैरह जो कलेक्ट किया जाता था, लैंड पर जो रेवेन्यू लगता था, है ना, जो टैक्स वगैरह ट्रेड वगैरह पे लिया जाता था, तो उससे क्या होती थी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इनकम होती थी और वो कुछ सर्विसेज के थ्रू पब्लिक को वापस कर देते थे। जैसे इरिगेशन, कैनल्स, टैंक्स, डैम्स, पॉन्ड्स वगैरह की वो सर्विसेज दे देते थे, तो उसमें रेवेन्यू पब्लिक को वापस मिल जाता था, मतलब वो फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, है ना। तो इस टाइप से ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो गया। यहाँ पे आप लोग को आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह बताया गया है। और लैंग्वेज, तो कौन कौन सी लैंग्वेज फेमस थी, तो चोला पीरियड के टाइम पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, कन्नड़ वगैरह ये सारी लैंग्वेज जो हैं वो फेमस थी, है ना। यहाँ पे आप लोग को न्यू फिलॉसफी और भक्ति बताया गया है। तो कई सारे जो मतलब जो भक्ति मूवमेंट के संत थे, जैसे शंकराचार्य थे, वो इस टाइप पे बहुत फेमस थे, है ना। रामानुज थे, माधव जो थे, माधव वगैरह जो भक्ति मूवमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस थे। ये डिवोशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान की भक्ति करने पर लोगों को ज़्यादा मैसेज देते थे। मतलब एक संतों के जो पूछा जाए कि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से संत फेमस थे, तो कौन कौन से संत फेमस थे जो भगवान की भक्ति का लोगों तक मैसेज पहुँचाते थे कि भगवान की भक्ति करो, आपस में प्यार से रहो, है ना। तो वो कौन थे, रामानुज थे, माधव थे, है ना, शंकराचार्य थे। तो ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हो। फिर आप लोग से यदि आप लोग से क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के बारे में लिखो, गुर्जरा प्रातिहाराज, तो आप लोग ने ये चैप्टर हमने समझा दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग से इजीली बन जाएंगे।